मॉर्निंग बच्चों, आज हम तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी गई है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये न केवल 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आप जब भी कभी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। स्वर्ण युग वैसे काल को कहते हैं जिस युग में मानव ने सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक उन्नति करता हो, यानी उस काल में उनका जीवन जो है सुखमय जीवन हो, उस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। यूनान में पेरिक्लीस के शासन काल को और रोमन साम्राज्य में अगस्टस के काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। इटली में पुनर्जागरण के काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो बहुत से इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इस काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है और कुछ इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसको जानते हैं कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 10 पॉइंट बना रखा है और इसको हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। पहला, कुशल प्रशासन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा होती है। उसके बाद चंद्रगुप्त के द्वारा से लेके स्कंदगुप्त तक जो है शासक एक योग्य होते हैं और देश को बहुत, अपने साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं और अपने कुशल प्रशासन के लिए वे अपने प्रांतों को देश, प्रांत, भोग, विषय, विधि और मंडल में बांटते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि देश में राजा शासन करता था, प्रांत यानी राज्य के तरह है, भोग आज के कमिश्नरी प्रमंडल के तरह है, विषय जिला हुआ, विधि प्रखंड हुआ और मंडल सबसे छोटी इकाई ग्राम हुई। तो आप लोग जान गए कि देश, राज्य के बाद कमिश्नरी के बाद जिला के बाद प्रखंड के बाद ग्राम, इस तरह बांटा हुआ था। तो इस तरह हम पाते हैं कि गुप्त काल में कुशल प्रशासन था। इसी कुशल प्रशासन का एक उदाहरण के रूप में हम समुद्रगुप्त जो सबसे प्रतापी शासक थे उनकी व्याख्या थोड़ा करना चाहेंगे। समुद्रगुप्त ने अपने समय में आर्यावर्त के 12 शासकों को हराया था, आठवीं के 18 राज्यों को हराया था और दक्षिणापथ के लगभग 12 शासकों को हराया था, जिस कारण उनको भारत का नेपोलियन को जैसे विश्व विजेता कहते हैं, उसी प्रकार भारत के समुद्रगुप्त थे। ये प्रश्न आप लोग को आता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हमने रखा है दूसरा पॉइंट, व्यापार एवं वाणिज्य। जिस प्रकार अभी पटना, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर विकसित हो गए हैं, उसी प्रकार व्यापार एवं वाणिज्य के लिए पाटलिपुत्र, वैशाली, भरूच, उज्जैन और ताम्रलिप्ति जो कि एक बंदरगाह थी का विकास हो गया था। ताम्रलिप्ति से चीन और लंका, सीरिया इत्यादि जगहों पे व्यापार होता था। तो इस तरह देखते हैं कि व्यापार एवं वाणिज्य भी काफी उन्नत थी कुशल प्रशासन के साथ साथ। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो यात्री यहाँ आए हैं, फाहियान और इत्सी, तो इन्होंने इसका वर्णन किया है कि ये बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय था जो लगभग 300 यहाँ पर कमरे थे, 8 हॉलें थी। इसमें 200 गांव के लोगों के द्वारा अनुदान पे ये विश्वविद्यालय चलता था। तो इस तरह जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी भी आके पढ़ते थे। इससे हमें पता चलती है कि हमारी प्रतिष्ठा काफी थी। वल्लभी जो गुजरात में है, यहाँ पर भी शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र के रूप में उभर चुकी थी। साहित्य की अगर बात करें तो इस समय में अभूतपूर्व विकास हुआ है। महान जो रचनाकार हैं कालिदास, अमर सिंह, शूद्रक, वात्स्यायन, हरिसेन, विष्णु शर्मा इत्यादि जो हुए इसी काल के हुए। कालिदास ने ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, आपका कुमार संभवम, रघुवंशम इत्यादि का इसी काल में रचना किया है। अमर सिंह ने सबसे पहले शब्दकोश का रचना किया है। शूद्रक मृच कटिकम, वात्स्यायन का किताब का नाम है कामसूत्र, जो जीवन के अनमोल पहलू को टच करता है।
हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में व्याख्या करते हैं। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध किताबें हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र को अभी भी नैतिक शिक्षा का सबसे अच्छा किताब माना गया, जबकि ये गुप्त काल का ही किताब है। इसके आगे अगर हम देखते हैं कि गणित एवं विज्ञान में भी अभूतपूर्व विकास हुआ था। गणित के समय में अगर आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्ट ने ये बताया कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया और दशमलव प्रणाली विकसित की, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, और इन्हें क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और ज्यामिति का पितामह की संज्ञा दी गई है। तो ये हमारे लिए और गुप्त काल के लिए ये गर्व की बात थी कि आर्यभट्ट जैसे प्रकांड विद्वान उस समय में मौजूद थे। वाराणसी ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया है कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ये एक उपग्रह है। इसी समय में ब्रह्मगुप्त हुए जो न्यूटन उनको कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गणित के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो सुश्रुत और धन्वंतरी ये दोनों जो थे आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद के ज्ञानी थे। चरक के बारे में ये आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि चरक जो है भारत के प्रथम सर्जन है, चीफ फार्म वाले डॉक्टर थे। तो इस तरह हम देखें कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी विकास हो चुका था। कला के क्षेत्र में आते हैं, कला में स्थापत्य में, तो आप लोगों को ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगी कि सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का विकास यहीं पर होता है। यानी कि भारत में मंदिर निर्माण की जो सोच हुई, डेवलप हुआ, सबसे पहले मंदिर निर्माण ये गुप्त काल में होता है। और गुप्त काल में ये नागर शैली के रूप में विकसित होती है। नागर शैली और मथुरा कला का विकास आपके गुप्त काल में होता है। इस समय के जो प्रमुख हमारे मंदिर हैं वो एरन का विष्णु मंदिर है जो सागर मध्य प्रदेश में है। दशावतार का देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तिगवा का मंदिर है। इस तरह हम लोग 3-4 आप लोगों को बता दिए। स्तूप यानी बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को धार्मिक स्थल के बारे में बता चुके हैं। स्तूप सारनाथ का धार्मिक स्तूप का भी निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है। चित्रकला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अजंता और बाघ की चित्रकारी जो है अभूतपूर्व थी। अजंता की 16 और 17वीं चित्रकारी महत्वपूर्ण है। 16 में मानासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और 17 में माता और शिशु का चित्र अंकित है, जिससे हमें अजंता की चित्रकारी के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है और वो एक भव्यता सुंदरता को दर्शाता है कि चित्रकला के क्षेत्र में भी जो है गुप्त काल अपने चरमोत्कर्ष पे था। बाघ की भी चित्रकारी थी, ये लौकिक साहित्य लौकिक चित्रकारी को दिखाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो चुका था। सिक्का के बारे में देखते हैं कि इस समय में संपन्नता, आप लोगों को ये बता देते हैं कि संपन्नता के कारण जो है इसको स्वर्णयुग कहा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम सारे पहलू जो आप लोगों को हमने समझाया है, इस आधार पे इतिहासकारों ने इसे स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है। यानी कि ये जितने भी अन्य काल थे उसकी तुलना में इसमें ज्यादा विकास हुआ और जो आने वाले परवर्ती शासकों के लिए अनुकरणीय था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।